हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। कुछ देर पहले ही मैंने आपको CTET का एक पेपर प्रोवाइड किया जिसमें हमने बाल विकास के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अब हम पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन 30 आते हैं उनको सॉल्व करेंगे और ये पेपर है 2015 का। तो देर ना करते हुए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले भी मैंने 2016 के पेपर जो सितंबर और फरवरी में हुए थे उनको सॉल्व कराया है। अगर आपसे मिस हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन पेपर पर आ गए हैं और ये रहे क्वेश्चन पेपर 61 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है पर्यावरण अध्ययन का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण एवं तकनीक है। तो जो पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन और तकनीक का उपयोग होता है वो हो जाएगा परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल, विचार मानचित्र। तो ये सभी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं और उसी के आधार पर हमें नीचे उत्तर देना है। तो इसमें उत्तर मैंने पहले से ही टिक कर रखा है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे से ध्यान रखूंगी। इसमें पहले से लेकिन टिक हो गए हैं। तो सबसे जो पहला वाला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष तक खुला छोड़ देते हैं। फिर दूसरा है, इस भूमि पर उगाने वाले बांस खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। फिर नंबर 4 है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये झूम खेती के अंतर्गत आता है। 1 2 और 4। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन जाएगा 1 2 और 4। पर्यावरण अध्ययन में के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है। तो जो नहीं है वो है निर्धारण। बाकी सभी कौशल के अंतर्गत आते हैं पूर्व अनुमान, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। तो ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्न में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो नीचे उत्तर दिए हुए हैं, यहाँ भी हमें कूट की सहायता से उत्तर देना है। आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है, सबसे पहला है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है। एक तो ये उत्तर बन जाएगा। उसके बाद है नंबर 2, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ये नहीं होगा। और नंबर 3 है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये भी ऐड हो जाएगा। और आरक्षण की प्रक्रिया की समझ, ये नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत है। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो प्रतीत होती है वो होगी शिक्षार्थियों की सहायता करना,
शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए उनकी ऊंची पत्तियों, गंध और उगने के स्थान का अवलोकन करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो जो पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, वो होगा सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो ये बढ़ावा मिलता है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 69। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, एक तालिका दी गई है जिसमें जून 2007 और दिसंबर 2014 का दिखा रहा है। पेट्रोल का मूल्य जून में कितना था, फिर दिसंबर में कितना हुआ, फिर डीजल का मूल्य दिखा रहा है लीटर में और दिसंबर में दिखा रहा है 2014 में। तो इसके आधार पर हमें नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। तो क्या लिखा, ये देख लेते हैं। देवमित ने क्या लिखा? तो इसने थर्ड और फोर्थ आंसर दिया है, डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। और नंबर 4 है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ी चलानी चाहिए। निम्न में से कौन सा सही उत्तर है? तो हमारा उत्तर जो बन रहा है वो 3 और 4 बन रहा है। 1 और 2 भी एक बार देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है और पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा वो 2 और 4 बनेगा निष्कर्ष रूप में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70। फ्रेंड्स, मैं बहुत फास्ट कोशिश कर रही हूँ आपको जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, ताकि अगर आपको समय मिले तो आप इसे शॉर्ट में रहता है तो लोग रिवीजन भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आप वीडियो देखिए और अगर समय मिलता है तो आप उसको रिवीजन के रूप में दोबारा भी देख सकते हैं। रिवीजन करने से बहुत फ़ायदा मिलता है और ओल्ड पेपर सॉल्व करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था, ओल्ड पेपर क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। अगर आप नेट का पेपर दे रहे हैं या CTET का पेपर दे रहे हैं, UP TET दे रहे हैं, तो पेपर्स ज़रूर सॉल्व करिए क्योंकि पेपर्स काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो आप रिपीट में से कवर कर लेंगे, बाकी के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। अपने जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस भी एग्ज़ाम के लिए बुक्स ज़रूर ले लें। और मैं तो यहाँ पर कोशिश करती हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव वे में अवेलेबल कराने के लिए। वो वीडियोस मेरे अलग चलते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री से हैं तो आपको बहुत कुछ मेरे चैनल पर मिल सकता है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें अगर आप हिस्ट्री से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। तो किसे छोड़कर अनुपालन किया जाना है? नंबर 4 हो जाएगा। 4 को छोड़कर, यानी अमूर्त से मूर्त की ओर। बाकी सभी हो जाएंगे, जैसे मूर्त से मूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैशेषिक की ओर।
क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय पाठ्याचार रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे उपयुक्त जो कारण बन रहा है वो हम देख लेते हैं। ए कहता है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी कहता है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, और सी ऑप्शन कहता है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, और डी कहता है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़नी है। इस विषय को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है? तो निम्न में से क्या विधि है? सीधे आंसर पे आ जाते हैं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, यानी इधर उधर नहीं चलते, जैसे कि हमारा इधर उधर घूमता है, उनके स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो क्या करे कि आम को संरक्षित करके 1 साल 2 साल के जैसे हम भी संरक्षित करते हैं, तो क्या करेगी? अचार बना सकती है, आम का पापड़ बना सकती है, जूस तैयार करना, वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, इससे तो वो ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक की थैली में रखना, इससे भी वो ख़राब हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, ये भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम उसका अचार बना लेते हैं, आम पापड़ बना लेते हैं, तो वो क्या होता है, संरक्षित हो जाता है और उसे हम साल भर से ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह के इसमें तार्किक टाइप के आपके सोच क्या कहता है, आपका अनुभव क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, केरला के निकटवर्ती राज्य हैं। तो केरला के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इसमें आंसर बनेगा हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से देश के किस राज्य के अधिकतर नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं गोवा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो हो जाएगा गिलहरी। गिलहरी के दांत आगे के जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो उनको कुतरता रहता है कोई भी सामान, जिससे वे छोटे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा का क्या होगा, उसकी उपजाऊपन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वो उसका खेत बंजर बन जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और अदर ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। एक कहता है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी होगा, ऐसा नहीं होता है। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगा, ये भी गलत है। और अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा उर्वरक, ये ज़्यादा
कीटनाशक का और उर्वरकों का उपयोग करने से क्या होता है, भूमि बंजर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे ओक से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन्हें हमें पढ़ के उत्तर देना है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सही कथन का जो ग्रुप है उसे हमें चुनना है। तो सबसे पहला जो है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर की होती है। सही है। फिर नंबर 2 कहता है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर होती है। 30 गुना मतलब जितना ऊपर है उससे 30 गुना वो नीचे होती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इसीलिए ये रेगिस्तान में होता है, क्योंकि रेगिस्तान में जो पानी है वो बहुत अंदर होता है ज़मीन में, तो इसकी जड़ें भी हैं बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। तो ये 1, 2 और 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा उत्तर बन रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मांडगांव से नरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मांडगांव से चली और अगले दिन 3/1/15 को 4:45 बजे नारकोई पहुंची। यदि इस स्टेशन के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग है तो कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। इसकी यात्रा की दिशा रहेगी पहले उसकी दिशा की यात्रा रहेगी दक्षिण दिशा की ओर, फिर पूर्व दिशा में। तो ये ग्राफ बना के आपको समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप सभी क्या हैं? वे अंडे देते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य जो उद्देश्य है वो है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो किस प्रकार? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो क्या क्या आप सम्मिलित करेंगे? तो सीधा मैं आपको उत्तर बताती हूँ। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्रियाकलापों की एक स्तरीयकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन में निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो जो उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर वह है स्मरण रखना। बाकी सभी है प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग, ये सभी हो जाएंगे। जो नहीं है वो होगा स्मरण रखना।
क्वेश्चन नंबर 87, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है, यह पौधा है। तो ये पौधा है सरसों का। सरसों का तेल सभी घर में प्रयोग होता है जैसा कि आप जानते हैं, और सब्जियां भी बनती है, सरसों का साग जैसे बनता है, तो सब्जियों के लिए भी प्रयोग होता है और हम इसका तेल भी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कांसा यानी कि ब्राउज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। और यहाँ पे सीधे उत्तर पढ़ते हैं। 2 और 3 हमारा करेक्ट उत्तर है। आदिवासी लोग ब्रांच का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। 4 है, ब्रांच की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोग का समुच्चय है, मतलब मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है। तो ये हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये जो समूह है ये मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुल 30 इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन आते हैं, वैसे इस सेक्शन में भी कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। और हमने इस पेपर के 30 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। किस राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेमी इज इक्वल टू 110 मीटर? यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेमी मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग। तो जो उत्तर हमारा बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है जो पेपर है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने CTET ओल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और जितने भी हम ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे वो आपको इसी में मिलेगा। बाल विकास और पर्यावरण दोनों के मैं इसी में पेपर आपको ऐड करके प्रोवाइड करूँगी। अगर आपसे मिस हो जाता है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है CTET ओल्ड पेपर के नाम से, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप NTA UGC नेट का फर्स्ट पेपर ढूंढ रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इतिहास से आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास के बहुत से वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, और जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं पूरी सीरीज़ में है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।